आभा का पर्वत या कहिए रोशनी का पहाड़, एक नाम और उसके पीछे छिपा है 800 सालों का इतिहास। एक ऐसा इतिहास जिसमें सल्तनतें बनी, साम्राज्य बिखरे और न जाने कितनी तकदीरें लिखी गई। आज हम एक ऐसे ही सफर की गहराई में उतरेंगे, कोहिनूर हीरे का सफर। बिल्कुल। ये सिर्फ एक बेशकीमती पत्थर की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है इंसानी लालसा, ताकत और सियासत की। सही कहा। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि ये हीरा कहाँ कहाँ गया, बल्कि ये भी समझाते हैं कि हर दौर में इसका मतलब कैसे बदलता रहा। तो हमारा मकसद इस पूरी यात्रा को समझना है। हाँ, भारत की एक खदान से निकलकर दिल्ली, काबुल, लाहौर के दरबारों से होता हुआ ये आखिरकार लंदन के शाही खजाने तक कैसे पहुंचा। चलिए इस ऐतिहासिक सफर की परतें खोलते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये हीरा आया कहाँ से? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये आज से लगभग 800 साल पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की गोलकुंडा खदान से निकला था। गोलकुंडा की खदानें ये तो वैसे भी दुनिया भर में अपने बेमिसाल हीरों के लिए मशहूर थीं। हाँ, उस वक्त गोलकुंडा हीरों का कह सकते हैं सबसे बड़ा स्रोत था दुनिया के लिए। लेकिन कोहिनूर की कहानी इसके मिलने के बाद और दिलचस्प हो जाती है। कैसे? लिखित रिकॉर्ड के मुताबिक इसके पहले मालिक थे काकतीय राजवंश। और उन्होंने मतलब इसे किसी तिजोरी में बंद नहीं किया। अच्छा, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। हाँ, उन्होंने इसे अपनी कुलदेवी भद्रकाली की मूर्ति की बाईं आंख में जड़वा दिया था। एक मिनट, मतलब इस हीरे की पहली भूमिका शाही खजाने की थी ही नहीं, ये तो एक आध्यात्मिक प्रतीक था। यही इसकी खासियत है। ये दिखाता है कि शुरुआत से ही इसका महत्व सिर्फ कीमत का नहीं था, ये दैवीय शक्ति का प्रतीक था, राजसी अधिकार का। मतलब ये पत्थर से कहीं ज्यादा था। बहुत ज्यादा। ये एक तरह से वैधता का एक शक्तिशाली प्रतीक था। और फिर इतिहास करवट लेता है। 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की नजर दक्षिण भारत पर पड़ती है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने वारंगल पर हमला किया और काकतीय राजवंश को हरा दिया। और जाहिर है उस लूट में ये हीरा भी दिल्ली पहुंच गया। बिल्कुल। और यहीं से इसका वो लंबा सफर शुरू होता है जिसमें ये एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहा। खिलजी के बाद ही तुगलक वंश के पास भी रहा। लेकिन तब तक इसका नाम कोहिनूर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त ये बस एक बहुत बड़ा और बेशकीमती हीरा था। कहानी में असली मोड़ आता है 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई। सही, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। और जब उसने आगरा और दिल्ली के किले पर कब्जा किया तो शाही खजाने के साथ साथ ये हीरा भी उसके हाथ लग गया। हाँ, और यहां से ये हीरा मुगल खजाने की सबसे बड़ी शान बन गया। बाबर ने तो अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इसका जिक्र भी किया है। और तब इसका नाम पड़ा बाबर का हीरा। बाबर का हीरा। बाबर के लिए ये सिर्फ दौलत नहीं थी, सोचिए वो एक बाहरी आक्रांता था। सही। तो हिंदुस्तान के सबसे कीमती हीरे पर कब्जा करना एक तरह से उसकी जीत को वैधता देना था। ये एक राजनीतिक बयान था। और ये बयान तो शाहजहां के दौर में अपनी बुलंदी पर पहुंच गया होगा। ओहो, बिल्कुल। वही शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया, उसने तो इस हीरे को अपने मशहूर तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन, हाँ, मयूर सिंहासन में जड़वा दिया था। जरा सोचिए उस सिंहासन की क्या शान रही होगी। तख्ते ताउस अपने आप में एक अजूबा था, लेकिन कोहिनूर ने इसे उस बुलंदी पर पहुंचा दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। ये मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का दुनिया के लिए एक खुला प्रदर्शन था। लेकिन इतिहास गवाह है, शक्ति हमेशा एक हाथ में नहीं रहती। कभी नहीं। 1739 में ईरानी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, एक भयानक कत्लेआम, और उसने पूरा मुगल खजाना लूट लिया। और उस लूट में वो अपने साथ तख्ते ताउस और ये हीरा भी ईरान ले गया। यहीं से कोहिनूर ने पहली बार भारत की जमीन छोड़ी। ये तो मुगल साम्राज्य के पतन का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। बिल्कुल। जो हीरा उनकी शान का सबसे बड़ा गवाह था, वही उनके पतन की निशानी बन गया। और कहते हैं कि इसी हीरे को देखकर नादिर शाह ने इसे इसका आज का नाम दिया था। हाँ, ये एक बहुत मशहूर किस्सा है। माना जाता है कि जब नादिर शाह ने इसकी चमक देखी तो उसके मुंह से निकला कोहे नूर, मतलब रोशनी का पहाड़। रोशनी का पहाड़। यहीं से इसे अपना वो नाम मिला जिससे आज दुनिया इसे जानती है। तो नादिर शाह ने हीरे को नाम तो दे दिया, पर लगता है वो उस नाम के साथ जुड़ी सत्ता को ज्यादा दिन संभाल नहीं पाया। नहीं, 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई और उसके साम्राज्य में अफरा तफरी मच गई। और इस उथल पुथल के बीच नादिर शाह का एक अफगान सेनापति था, अहमद शाह अब्दाली, जिसे बाद में अहमद शाह दुरानी के नाम से जाना गया। उसने खजाने के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया,
जिसमें कोहिनूर भी था। और वो उसे लेकर अफगानिस्तान चला गया। हाँ, और वहां जाकर उसने दुर्रानी साम्राज्य की नींव रखी। तो अब ये हीरा ईरान से निकलकर अफगानिस्तान पहुंच गया। मतलब ये हर बड़े राजनीतिक बदलाव के केंद्र में रहा है। हमेशा। अहमद शाह दुर्रानी के लिए भी ये उसके नए अफगान साम्राज्य की नींव का पत्थर बन गया। लेकिन इसकी कहानी में अभी एक और नाटकीय मोड़ बाकी था, इसकी भारत वापसी। हाँ, और ये भी सियासत और मजबूरी की ही देन थी। 1813 में अफगानिस्तान का शासक था शाह शुजा दुर्रानी। उसे अपने ही भाई से जान बचाकर भागना पड़ा। बिल्कुल, सल्तनत छिन चुकी थी, जान खतरे में थी, तो उसने शरण ली पंजाब में। शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह के पास। सही कहा। शाह शुजा ने महाराजा रंजीत सिंह से अपनी सल्तनत वापस पाने में मदद मांगी, लेकिन रंजीत सिंह एक बहुत चतुर शासक थे। वो कोहिनूर की अहमियत को जानते थे अच्छी तरह से। तो क्या ये कहना सही होगा कि शाह शुजा ने इसे तोहफे में दिया, या ये एक तरह की फिरौती थी? ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। तोहफा कहना शायद सही नहीं होगा। ये एक सौदा था, एक ताकतवर और एक मजबूर इंसान के बीच। हाँ, शाह शुजा के पास देने के लिए कोहिनूर के अलावा कुछ बचा भी नहीं था, और इस तरह कोहिनूर एक बार फिर भारत की जमीन पर वापस आ गया। और अब ये सिख साम्राज्य की ताकत और पंजाब के गौरव का प्रतीक बन गया। बिल्कुल। महाराजा रणजीत सिंह इसे अक्सर अपनी पगड़ी या बाजूबंद में पहनते थे। लेकिन ये हीरे की भारत में आखिरी पारी थी। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। हाँ, अंदरूनी साजिशों की वजह से, और अंग्रेजों की नजर तो पंजाब पर थी ही। और इसी का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1849 में दूसरा आंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हरा दिया और पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद जो हुआ वो इस कहानी का सबसे विवादास्पद हिस्सा है, लाहौर की संधि। बिल्कुल। 1849 की लाहौर संधि के तहत कोहिनूर हीरे को सिख साम्राज्य के आखिरी महाराजा 11 साल के दलीप सिंह से लेकर, सिर्फ 11 साल का बच्चा, हाँ, उनसे लेकर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। ये तो जबरदस्ती ही लगती है। वो बच्चा उस संधि की शर्तों को कितना ही समझ पाया होगा। यही वजह है कि ज्यादातर भारतीय और कई ब्रिटिश इतिहासकार भी इसे जबरदस्ती छीना जाना ही मानते हैं। इसे उपहार कहना तो इतिहास के साथ नाइंसाफी है। बिल्कुल। इसे ब्रिटेन ले जाया गया और महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया। और जब ये हीरा ब्रिटेन पहुंचा तो क्या वहां सब ठीक था? नहीं, यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट इसकी कटिंग से खुश नहीं थे। अच्छा, क्यों? उन्हें लगा कि इसकी भारतीय कटिंग में वो चमक और वो आग नहीं है जो यूरोपियन स्टाइल में होती है। तो उन्होंने क्या किया? इतिहास के इतने बड़े टुकड़े को बदलने की कोशिश की। उन्होंने इसे दोबारा तराशने का फैसला किया। एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा काम। और इस प्रक्रिया में इसका वजन 18 कैरेट से घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया। मतलब लगभग 40% वजन खत्म हो गया। ये तो एक तरह से उस पर अपनी सांस्कृतिक मुहर लगाने जैसा था। आप इसे ऐसे भी देख सकती हैं, ये विक्टोरियन सोच को दर्शाता है, पुरानी चीजों को सुधार कर अपने हिसाब से ढालना। और आज ये हीरा कहाँ है? आज ये इसी तराशे हुए रूप में ब्रिटेन के शाही मुकुट का हिस्सा है और लंदन के टावर ऑफ लंदन में प्रदर्शन के लिए रखा गया है। पर इस हीरे के साथ सिर्फ इतिहास ही नहीं, एक मान्यता भी जुड़ी है, एक तरह का श्राप। हाँ, एक पुरानी हिंदू मान्यता का जिक्र मिलता है, जिसके अनुसार ये हीरा जिसके भी पुरुष स्वामी के पास रहा है, उसने दुर्भाग्य और पतन को आकर्षित किया है। और स्त्री स्वामिनियों के लिए? उनके लिए सौभाग्य लेकर आया है। अगर हम इसके इतिहास पर नजर डालें तो ये बात कुछ हद तक डरावनी रूप से सच लगती है। नादिर शाह की हत्या हुई, शाह शुजा को भागना पड़ा, महाराजा रणजीत सिंह के बाद सिख साम्राज्य बिखर गया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? ये एक दिलचस्प पहलू है, चाहे ये महज एक अंधविश्वास हो या कुछ और। पर दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश शाही परिवार ने इस मान्यता को बहुत गंभीरता से लिया है। अच्छा, कैसे? ब्रिटेन में कोहिनूर को हमेशा किसी महिला शासक या राजा की पत्नी, मतलब क्वीन कंसॉर्ट, के ताज में ही जड़ा गया है। कभी किसी पुरुष राजा के ताज में नहीं? कभी नहीं। मतलब महारानी विक्टोरिया से लेकर ये हमेशा महिला शासकों के पास ही रहा। तो क्या वे वाकई इस श्राप में विश्वास करते हैं? ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये दिखाता है कि इस हीरे के साथ जुड़ा मिथक आज भी जिंदा है। तो कुल मिलाकर गोलकुंडा की एक खदान से निकला एक पत्थर काकतियों की देवी की आंख बना, सल्तनत और मुगलों की शान बना, ईरान और अफगानिस्तान की सियासत का हिस्सा रहा, और अंत में एक साम्राज्य के पतन के बाद दूसरे साम्राज्य के ताज में जा सजा।
ये सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि 800 सालों का जीता जागता गवाह है। हर बार जब ये हीरा एक हाथ से दूसरे हाथ में गया तो उसके पीछे या तो कोई जंग थी, कोई संधि थी या कोई साजिश। ये सत्ता का परम प्रतीक रहा है। तो काकतीय राजवंश की भक्ति से लेकर मुगलों के वैभव, नादिर शाह की क्रूरता, सिखों के गौरव और अंत में ब्रिटिश साम्राज्य के ताज तक, कोहिनूर का सफर सत्ता और समय का एक बहता हुआ आईना है। इस हीरे का पूरा इतिहास हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ चीज़ों की कीमत सिर्फ उनके पदार्थ में नहीं बल्कि उनकी कहानी में होती है। और ये हमें एक बड़ा सवाल पूछने पर भी मजबूर करता है। क्या इंसान ऐसी बेशकीमती चीज़ों का मालिक होता है या फिर ये चीज़ें अपनी कहानियों के जरिए इंसानों की तकदीर और इतिहास की मालिक बन जाती हैं?